I am sitting in the office of one of the most successful businessmen, Akil Kareem Deri Sahab. Pakistani Stock Exchange is in one of its best environments and states. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्म कर रही है, पाकिस्तान खुद परफॉर्म कर रहा है। What about people जो नहीं ऐसी families में होते जहाँ पे उन्होंने आँख खोली होती है एक business environment? कामयाबी के 100 बाप होते हैं और नाकामी का कोई नहीं होता। So are you saying कि आपने कभी क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं किया? मैं ना एडवाइस करूंगा ना मैं इन्वेस्ट करूंगा। What about property at the moment? जो भी करना है इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट का कोई बदल नहीं और वो इंसान कभी लॉस नहीं कर सकता जो इन्वेस्टमेंट करे। स्पेकुलेटर कभी पैसे नहीं कमा सकते। मैं अपने यंग बच्चों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में ये अपॉर्चुनिटी शायद ही बाहर वालों के पास हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तानियों को मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्पीक इजी। मैं हूँ आयशा उमर और आज की एपिसोड में मेरे जो गेस्ट हैं वो इफ़ यू आर अ पाकिस्तानी एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इफ़ यू लिव इन पाकिस्तान या फिर आप कहीं और भी रहते हैं तो आप इनको ज़रूर जानते होंगे और अगर नहीं जानते तो आज जान लेंगे। But I am sitting in the office of one of the most successful businessmen, economists, and one of the top names in business in Pakistan, Akil Kareem Deri Sahab. और बहुत ही graciously उन्होंने हमें आज टाइम दिया है. He had a very very busy day today and he's rushed from the Karachi Stock Exchange to his office for this interview. So we're very grateful to be speaking to him today. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप आज? बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। How is the day today? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा। इक्विटी मार्केट गिरी है लेकिन ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो आप तो बहुत आजकल खुश होंगे, इमोशंस बड़ी हाई होंगी क्योंकि पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज इज इन वन ऑफ इट्स बेस्ट एनवायरनमेंट्स एंड स्टेट्स। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्म कर रही है, पाकिस्तान खुद परफॉर्म कर रहा है, लोगों का मोरल हाई है। लास्ट इवेंट जो हुआ था, जो हमारी एयरफोर्स ने जो कारनामा अंजाम दिया है उससे है पाकिस्तानी बिजनेसमैनों के मोरल को भी बहुत हाई किया। वाह, एक मोमेंटम शुरू हुआ है इस वक्त अभी और वो ऊपर ऊपर जाता जा रहा है। पाकिस्तानियों को एक अच्छी खबर की ज़रूरत थी, वो मैं समझता हूँ हमें मिल गई है और इंशाअल्लाह ताला जो पहले प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रहा था वो अब बंद हो जाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है और किसी की भी जारियत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन सबसे अच्छा रोल जो हमारा रहा है इस इवेंट में, हमने हद्दल इम्कान कोशिश की थी कि ये ना हो, लेकिन जाहिर बात है जब फ़रौनियत आ जाती है तो फ़रौनियत की वजह से ये इवेंट हुआ और फिर उनका जो हाल हुआ वो दुनिया को पता, वो तो दुनिया ने देखा। बिल्कुल। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपका थोड़ा और बैकग्राउंड अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहती हूँ कि 1947 में आपकी फैमिली ने माइग्रेट किया जूनागढ़ से टू पाकिस्तान। सो इंडिपेंडेंस के टाइम पे ही ये माइग्रेशन हुई? मेरे वालिद साहब बिफोर पार्टीशन यहाँ एक राउंड लगा के जा चुके थे। अच्छा। क्योंकि थोड़ा बहुत उनका नवाब ऑफ जूनागढ़ से भी ताल्लुक था, पॉलिटिकली भी थोड़ा सा कायदे आज़म के साथ भी उनका ताल्लुक रहा था। तो ये चीज़ें बिफोर टाइम पता थी कि ये होने जा रहा है, लेकिन कब होगा ये नहीं पता था। लेकिन लोगों को पता था कि पाकिस्तान ने बनना ही है और यहाँ से माइग्रेट करना ही करना है। तो मतलब पाकिस्तान बना आपके सामने, आपकी पूरी फैमिली के सामने, और जो शुरू की जो एनवायरनमेंट थी उसी में सब कुछ शुरू हुआ आपके लिए भी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरे सामने, क्योंकि मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। नहीं सॉरी, आपकी फैमिली के सामने। हाँ, मेरे वालिद साहब वगैरह और उनसे हमने पाकिस्तान जिस तरह बना है और जो सिचुएशन क्रिएट हुई है तो वो सारी बातें सुनी हुई है और उसी वजह से हम अक्सर एक ही बात कहते हैं कि अपने मुल्क को जितनी भी मायूसी हो अपनी हद तक बात कर लें, मुल्क की हद तक बात ना करें, लोगों के कॉन्फिडेंस को ख़राब ना करें, क्योंकि ये आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है वो उन लोगों को पता था जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। हमें तो हलवा मिला है। बिल्कुल। तो 1976 में आई बिलीव आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ज्वाइन किया, इज दैट करेक्ट? हाँ, मैं मतलब बहुत छोटी सी उम्र से मतलब स्टॉक में वालिद साहब जाते थे तो उनके साथ उंगली पकड़ के पहुँच जाता था। आपको इंटरेस्ट था या बस ज़रूरी था, मजबूरी थी? मैं सच बात बता दूं, बहुत इंटरेस्ट था। मैं क्लास 9th, अब क्लास 9 में तो माँ बाप भी अलाउ नहीं करते थे ना, हमारे माँ बाप ने हमको अलाउ किया था।
लेकिन चुप चुप आगे पहुंच जाते थे। तो थोड़ी बहुत डांट भी खा लेते थे। लेकिन कारोबार से दिलचस्पी बचपन से थी, पढ़ाई से दिलचस्पी कम थी, तो नाराज़गी भी घर में रहती थी। लेकिन बहरहाल इंसान होता है ना कि कुछ लोग बिगड़े हुए होते हैं, तो मैं इस मामले में कह सकता हूँ कि बिगड़ा हुआ था कि पढ़ाई पे फोकस कम करता था, कारोबार पे ज़्यादा करते थे। तो जब कारोबार सक्सेसफुल होना शुरू हुआ तो उसके बाद फैमिली की ऑब्वियसली राय बिल्कुल चेंज हो गई होगी, वालिदैन की? वालिद साहब का ये ख्याल था, माँ तो बहुत लाड और प्यार करने वाली थी, लेकिन वालिद साहब का था कि बिजनेस तो हमारा फैमिली है, तो आप पढ़ाई जब कर लेंगे तो टेक ओवर आपने ही करना है, आपने जाना ही जाना है, तो वहाँ आपको सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा। और मेरा ये ख्याल है कि बाद में मैंने ये फील किया कि उनकी बात ठीक थी। सो अब आप अपने बच्चों को और जितने और यंगस्टर्स को एडवाइस यही देते हैं कि एजुकेशन सॉलिड। हमने बच्चों को पहले कहा कि तालीम हासिल करें और इसके बाद आके बैठे। तो बच्चों ने तो, जो मैंने अपने वालिद साहब की बात नहीं मानी थी, लेकिन मेरे बच्चों ने मेरी बात मान ली है। well, that's great. क्योंकि अपने बच्चों के अपने माइंड्स होते हैं और वो रिबेल करते हैं हर चीज़ से। मेरा ख्याल है तालीम इंसान को बहुत आगे ले जाती है, बहुत आगे। आपका एक आई थिंक एक फ्रंट फुट पे आप आ जाते हैं, बिकॉज एक बहुत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आप सबसे देखें। बहुत सारी चीज़ें, मैं एक बात बताता हूँ जो लोगों को शायद समझ नहीं आती। बहुत सारे लोग अच्छी तालीम हासिल करने के बारे में ये सोच के बैठ जाते हैं कि अब मैंने तो माशाल्लाह अच्छे ग्रेड ले लिए हैं, अब मैं कामयाब हो गया हूँ। तो मेरा उन लोगों को एक मशवरा है, तालीम आपको सपोर्ट करती है, लेकिन तब जब प्रैक्टिकल लाइफ में आके वापस आपको उसी तरह मेहनत करनी है। और अगर आप ये फील करेंगे कि नहीं, मैंने तो फला इदारे से मैंने तालीम हासिल की है और मुझे अब ज़रूरत नहीं है, तो वो फिर नुकसान होता है। राइट। हमने ऐसे बहुत सारे लोग देखे, जैसे मेरे कुछ जानने वाले हैं, हमारे पास जॉब भी करते थे, IBA के स्टूडेंट थे। तो एक बच्चे ने बहुत तरक्की की और पाकिस्तान से बाहर भी गया, उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। तो दूसरा बंदा जो हमारे पास था वो गोल्ड मेडलिस्ट था। वो ये कह रहा था कि ये तो मुझसे बहुत पीछे था, तो वो इतना आगे कैसे चला गया, मैं इतना पीछे कैसे। मैंने कहा उसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, आपने कहा होगा कि नहीं जो मैंने IBA से तालीम की है और गोल्ड मेडलिस्ट हूँ तो ख़त्म, तो ये गलत है। जो काम आपने IBA में मेहनत की है वो मेहनत प्रैक्टिकल लाइफ में आपको फिर करनी है, फिर आपको कोई पीछे नहीं रहा। बिल्कुल, ये दोनों पैरेलल चलनी है चीज़ें। तो इंसान को सिर्फ ये है एजुकेशन में कामयाब होने के बाद प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको मेहनत करनी। बिल्कुल सही, ग्रेट एडवाइस। और ये मेरे ख्याल में आजकल की यूथ के लिए बेस्ट एडवाइस है कि मेहनत से नहीं घबराना, कुछ शॉर्टकट्स नहीं होते टू सक्सेस। सो अच्छा, आप तो एक मेमन फैमिली को में बिलोंग करते हैं, वहाँ पैदा हुए, बचपन से आपने डैडी साहब देखा कि बिजनेस किस तरह करना है। व्हाट अबाउट पीपल जो नहीं ऐसी फैमिलीज में होते जहाँ पे उन्होंने आँख खोली होती है एक बिजनेस एनवायरनमेंट में, उनके लिए क्या एडवाइस होगी? देखिए, उनके लिए एडवाइस ये है कि मेहनत करनी चाहिए, अपना कारोबार कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में एक नया बंदा करियर शुरू करना चाहे, उसके लिए अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट लेवल पे नहीं है। कोई बैंक आपको फाइनेंसिंग नहीं देगा कि आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट है तो उस पर फाइनेंसिंग की ज़रूरत है। जैसे वेंचर फंड होते हैं, इसी तरह बहुत सारे फंड होते हैं। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन ये गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बच्चे बेचारे आते हैं और जाहिर बात है जिनके पेरेंट्स अगर बिजनेस में नहीं है तो उनके लिए डिफ़िकल्टीज बहुत हैं। तो मैं समझता हूँ उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। उसी की वजह से हमने 99 में और 2000 में एक वेंचर फंड बनाया था, और वो पाकिस्तान का पहला वेंचर फंड था। उसी वेंचर फंड में हमने एक कंपनी बनाई थी एनिमेशन की, और ये कमांडर सेफगार्ड वगैरह जो मूवी बनी थी ये हमारे उसी फंड में बने। ओके, वाओ। तो मैं समझता हूँ कि वो बल्कि इवन हॉलीवुड के लिए भी हमारे यहाँ से काम हुआ है। तो कामयाबी
है, लेकिन अपॉर्चुनिटी हमें अपने लोगों को देनी चाहिए, क्योंकि हमने वो एक ही फंड बनाया था, लेकिन ये सारा काम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है। उनको इस अपॉर्चुनिटी को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। गवर्नमेंट को भी ये इस तरह के फंड बनाने चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इस मुल्क की ये जरूरत। तो ये फंड अभी तक इट इज फंडिंग अभी भी है, अभी भी एक्टिव है। मतलब मैं अप्लाई कर सकती हूँ अगर मुझे बिजनेस शुरू करना है? बिजनेस आपके पास आइडियाज हैं तो हम उसको वैल्यू करेंगे, और इसके बाद हमें लगेगा कि नहीं ये बिजनेस आप अच्छी तरह कर सकती हैं, तो उस पर फाइनेंसिंग मिल जाएगी। और एनी काइंड ऑफ आइडियाज, कोई भी, मतलब एक ओपन फील्ड है। आप किसी भी किस्म की आप आके ये बताएं कि ये हमारी प्रोडक्ट है, बल्कि आप ये कहना कि ये ड्रामा हम बनाना चाहते हैं, ठीक है, और ये इसकी फिजिबिलिटी ये है, तो उस पर भी फाइनेंसिंग वो तो अब सिंध गवर्नमेंट ने इस साल फाइनेंसिंग शुरू की है, करनी चाहिए, फिल्म मेकर्स को मिल रही है। बिल्कुल, बल्कि आज उनकी मीटिंग है जिस पे इसके बाद मैं जा रही हूँ, एंड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिन लोगों को नहीं पता, अब ये एक फंडिंग की अपॉर्चुनिटी फिल्म मेकर्स के लिए शुरू हुई है। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द वेंचर फंड आप लोगों का? हमारे पास एकेडी वेंचर फंड था, एकेडी वेंचर फंड TMT के नाम से था, लेकिन एकेडी ग्रुप में लॉन्च किया था। उसमें कुछ और लोगों ने फाइनेंसिंग की थी, अभी बैंक भी था, NIT ने की थी, सऊदी पाक ने की थी, पाक कुवैत ने शायद की थी, ये सारे लोग थे, लेकिन वो भाग गए, बिफोर टाइम ही भाग गए। तो उनको ये लग रहा था कि रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। देखिए रिस्क होता है, लेकिन हम अगर 4-5 कंपनियां बनाते हैं तो 4 में से एक कामयाब हो जाती है। मैं कहता हूँ अगर 10 में भी एक कामयाब होना तो लॉस नहीं। 10 में से एक भी कामयाब हो तो लॉस नहीं है। उसकी वजह ये इतनी ज्यादा कामयाब हो, मैं आपको बताता हूँ, हमारे कोई 12 से 13 कंपनियां बनाई थी हमने, उसमें हमारी सिर्फ 3 कंपनियां हैं जिन्होंने पैसे बनाए। एक हमने अबू धाबी गवर्नमेंट को बेची, उसमें हमारे सारे पैसे वापस आ गए। तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि कोशिश करते रहे, कामयाबी इंशाल्लाह आपके पीछे आएगी, लेकिन लॉसेस से घबराना नहीं है। लॉस बर्दाश्त कर, लेकिन बहुत सारे लोग हैं उनकी पसली नहीं होती, कैपेसिटी नहीं होती। लेकिन उनके लिए भी यही है कि स्ट्रगल करें, लोगों से मिले जुले। पाकिस्तान में अब तो खैर बहुत पाकिस्तान का बिजनेस ग्रो कर चुका है, अब तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फाइनेंसिंग दे रहे हैं, बहुत सारे। सो राइट नाउ इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट, इसमें कोई शक नहीं। इन द स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करें, आप बाकी इलाकों में जाएं, इंडस्ट्री में जाएं, IT में जाएं, माइनिंग में जाएं, लाइव स्टॉक है, डेयरी है, उससे बचें। क्रिप्टो से ये मैंने आपसे डिस्कशन करना था। देखिए एक बात याद रखना जी, जिस चीज की भी फाउंडेशन नहीं है ना, वो आर्टिफिशियल है। राइट, सो देयर इज नो टेंजिबल, आप उसको फिजिकली नहीं फील कर सकते, वो डेंजरस है आपके लिए। उसको मैं स्पेकुलेशन कह सकता हूँ, लेकिन स्पेकुलेशन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें आपके लॉसेस के बहुत चांस, रिस्क बहुत है। लेकिन लोगों ने मिलियंस कमाए, इसमें कोई शक नहीं। मेरे फ्रेंड्स कहते हैं तुम स्टूपिड हो, तुमने तो क्यों नहीं कर दी तुम। मेरी अम्मी कहती हैं नो। देखें कामयाबी के 100 बाप होते हैं और नाकामी का कोई नहीं होता। जो लोग लॉस करके घर पे बैठे ना, उनका किसी को भी नहीं पता होगा। कामयाब 100 में से 10 कामयाब होंगे तो वो आपको मिलेंगे, लेकिन जो 90 नाकाम हुए वो नहीं मिलेंगे। सो आर यू सेइंग कि आपने कभी क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं किया? मैं ना एडवाइस करूंगा ना मैं इन्वेस्ट करूंगा, नॉट इवन कि चलो इतनी सी अमाउंट साइड पे रख देते हैं। मैं एक मेरा बहुत करीबी दोस्त था, उसने मुझे कहा कि मैंने $1 लाख से $5 बिलियन बनाए। फिर भी मैंने उसको कहा कि निकलो और जान छोड़ो, बचाओ अपने आप को। और मुझे ये याद है कि 6 महीने के बाद वो मेरे पास आया, बोला यार मेरे तो पूरे पैसे ही डूब गए। मतलब 5 मिलियन और वो भी डूब गया, घर के भी चले। तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि जिसकी फाउंडेशन नहीं है। देखिए पाकिस्तान में एक कंपनी है एग्रो केमिकल, हमें पता है वो बिजनेस क्या कर रही है और उसकी साल की सेल कितनी है, रेवेन्यू कितना है। बिल्कुल, इस रेवेन्यू में इसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, उसकी बेसिस पे हम उस पर इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन क्रिप्टो का मुझे यही नहीं पता है कि उसके पीछे बिजनेस क्या है, कहाँ से माइन हो रही है, कौन चला रहा है, कैसे ट्रस्ट कर सकते। राइट। सो प्रोग्रेस देखना कंपनीज की इन फ्रंट ऑफ कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका बिजनेस क्या है और इसकी अर्निंग कहाँ से आएगी। Awesome. अब इसकी अर्निंग आ रही है कि
प्राइस बढ़ने से अर्निंग आ रही, तो वो तो मैं समझता हूँ कि आर्टिफिशियल है। व्हाट अबाउट गोल्ड सर? गोल्ड का ये ताल्लुक है कि गोल्ड एक प्रोडक्ट है और वो आपके रुपी से उसका लिंक बनता है, डॉलर से उसका लिंक बनता है, पाउंड से उसका लिंक बनता है। दुनिया में जब भी करेंसी छपेगी गोल्ड की प्राइस ऊपर जाएगी। अब दुनिया इस वक्त रिसेशन में आई हुई है। 2008 के बाद अमेरिका के हालात खराब हुए, उन्होंने डॉलर छापने शुरू कर दिए। अब जब डॉलर छपना, जितने सिस्टम में डॉलर बढ़ते गए उतना ही गोल्ड ऊपर चला गया। तो गोल्ड में आपको शायद आप बहुत ज़्यादा बड़े लूजर तो नहीं हो सकते, हाँ, लेकिन उसमें रिटर्न मिलता रहेगा। और अगर आप उसको रख दें साइड जिस दिन इकोनॉमी मुल्क की स्ट्रांग होगी ना, तो शायद गोल्ड ना बढ़े, लेकिन अगर हमारी करेंसी वीक होगी तो गोल्ड बढ़ता जाएगा। बिकॉज राइट नाउ गोल्ड की प्राइस नीचे हुई हुई है क्योंकि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है। देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, पाकिस्तान का रुपया स्ट्रांग हो रहा है। पाकिस्तान में तो गोल्ड बढ़ने की दो वजूहत हैं, एक तो इंटरनेशनल और दूसरा लोकल। क्योंकि आपकी करेंसी डीवैल्यू होगी, गोल्ड ऊपर जाएगा, आपकी करेंसी रीवैल्यू होगी, गोल्ड नीचे आएगा। ये है। इस टाइम पे हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, कहीं मत जाइएगा। सो मच टू लर्न from one of the top businessmen and economists in Pakistan, Akil Karim Dedi Sahab. We'll be right back. Welcome back to Speak Easy. मैं हूँ आयशा उमर और आज की एपिसोड में मेरे गेस्ट हैं अकील करीम डेडी साहब, जिनसे बहुत ही नॉलेजेबल बातें, मतलब एक डिस्कशन हो रहा है जिससे मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रही है। एंड आई थिंक जो हमारे पेरेंट्स और जो ओल्ड स्कूल ख़यालात रखते हैं लोग, वो सेफ़ खेलते हैं, तो आपकी भी फ़िलॉसफी इज़ टू प्ले सेफ़ एंड कंसिस्टेंटली प्ले सेफ़। 96, 1997, 1999 and 2001 में you have also served on the board of KSE and 2013 में आपने कराची स्टॉक एक्सचेंज की नई बिल्डिंग की फाउंडेशन रखी। तो ये जो नई बिल्डिंग बनी, व्हाट चेंज्ड? नई बिल्डिंग की नीड थी, वहाँ एक ओल्ड बिल्डिंग बनी हुई थी, उसी को हमने तोड़ के नई बिल्डिंग बनाई। तो हम ये कह सकते हैं कि शिफ्टिंग हुई है। तो जाहिर बात है टाइम के साथ साथ आपको अच्छी जगहों की ज़रूरत पड़ती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पीछे हम जाते हैं तो वहाँ आउट क्राई में ट्रेडिंग होती थी, बाद में वो कंप्यूटराइज में कन्वर्ट हो गई। हाँ, तो जाहिर बात है पहले हमें नीड जगहों की ज़्यादा थी, बाद में थोड़ी सी कम हो गई। तो टाइम के साथ साथ चेंज तो आपके साथ होना चाहिए। तो वो जो एक नॉइजी एनवायरनमेंट होती थी पहले, जो हम देखते थे कि लोग बस जैसे लग रहा था झगड़े कर रहे हैं, अब वो नहीं होता। अब वो नहीं, अब आप अपने रूम में बैठे हैं, कंप्यूटर पे बैठे हैं, आराम से काम कर। और सुबह से जब स्टॉक एक्सचेंज खुलता है, आई थिंक 8:30-9 बजे, 9:30 टाइम है, और जुमे को 9:15 और 3:30 बजे, और फ्राइडे को 4:50, 4:30। तो आप अभी भी नजर रखते हैं स्टॉक मार्केट पे? स्टॉक से सुबह अब ये है कि बहुत सारे काम है, लेकिन 9:30 to 11:30 में इक्विटी मार्केट देखता हूँ। वाओ, सुबह मॉर्निंग में एवरी सिंगल डे। और क्लाइंटों के लिए भी काम कर रहा होता हूँ, अपने लिए भी कर रहा होता हूँ, ग्रुप के लिए भी कर रहा होता हूँ। बट इज दैट नॉट बहुत टैक्सिंग नहीं हो जाता ब्रेन के ऊपर और आपकी बॉडी पे कि कांस्टेंट एक हसलिंग चल रही है? एक्चुअल आदत की बात है। आदत अगर आपकी हो गई है तो फिर आपको उससे निकलना मुश्किल होता है। अगर मुझे कोई कहे कि आराम से बैठ जाओ तो मुझसे नहीं बैठा जाए कि 3 दिन कुछ नहीं करना। हालांकि मैं इस वक्त 68 ईयर्स हूँ, माशाल्लाह। अब 68 साल की उम्र में अगर मुझे ये फील हो कि कोई बिजनेस में नहीं कर रहा हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रही कि करूँगा क्या। और अगर आपको छुट्टी पे जाना हो तो फिर छुट्टी भी हमारी ऐसी होती है कॉन्स्टेंटली। हाँ, तो वो लोगों को शिकायत ही होगी कि ये कौन सी छुट्टी है। हाँ, लेकिन जब आप उमरे वगैरह हज पे जाएं तो वो फिर आप वो एक होता है, वो एक ऐसा टाइम होता है कि बिल्कुल आप मार्केट भी छोड़, बिल्कुल सुकून दिमाग का, तब आप अल्लाह के घर में आप की अपनी कनेक्शन है। तो जो यंगस्टर्स हैं इस वक्त जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट इज़ जो आपने भी सजेस्ट किया था कि आईटी में करें, या व्हाट अबाउट प्रॉपर्टी एट द मोमेंट? मैं अपने यंग बच्चों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि
बहुत सारे बच्चे माशाल्लाह अच्छी तालीम हासिल करके बाहर चले जाते हैं, लेकिन मैं उनको सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में ये अपॉर्चुनिटी शायद ही बाहर वालों के पास हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तानियों को मिले। हमारा मुल्क बिल्कुल चेंज होता हुआ दिख रहा है। Really? लेकिन जो कॉमन मैन है, अवाम है, उनकी सफरिंग अभी भी उतनी की उतनी है, तो उनकी सफरिंग कैसे चेंज होगी? मैं आपको बताता हूँ, लोगों के जहन के अंदर कुछ बातें ऐसी है कि वो पाकिस्तान में मायूसी की बातें फैलाते हैं। देखिए, मायूसी मैं मानता हूँ, लोगों को तकलीफ है, सैलरीज स्केल पाकिस्तान में इतने अच्छे नहीं हैं, तो लेकिन आने वाले दिनों में मैं सिर्फ आपको 2 साल की बात बता दूँ। इस 2 साल में पाकिस्तान से हमने इंटरेस्ट की और डिविडेंड की पेमेंट $20 बिलियन की है, और ये जो है ये चीज़ें इंडिकेट कर रही है कि ये पाकिस्तान चेंज हो रहा है, और यहाँ रोज़गार आसानी से नहीं मिलता। लेकिन ये चीज़ आपको आज दिख रही है, लेकिन आने वाले दिनों में नहीं दिखेगी। कैसे आने वाले दिनों में हमें लोगों की ज़रूरत होगी, और वही पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर जो तनख्वाह ले रहे हैं वो पाकिस्तान वापस आएंगे और वो अच्छी पे लेंगे। अल्लाह करे ये 2 साल के अंदर हमें बिल्कुल नजर आए। हर आने वाला साल पाकिस्तान का बेहतर साल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, अभी आपने आज ये खुशखबरी भी दी कि जो ये बिल्डिंग 10 साल से रुकी हुई थी, अब इस पे भी माशाल्लाह काम भी हो रहा है, और इंशाल्लाह इसकी हम लॉन्चिंग भी कर रहे हैं, और बहुत स्पीड से काम हमने स्टार्ट किया हुआ है, और ये जो साल हमारे ज़ाया हुए इंशाल्लाह इसको भी रिकवर करेंगे। व्यूअर्स को बताते चले, हम इस वक्त कराची में फ़ेज़ 8 में बैठे हैं, और मैं खुद फ़ेज़ 8 में रहती हूँ, तो ये बिल्डिंग को हम बड़े सालों से देख रहे थे, और रोज़ रात को इस पे ब्यूटीफुल लाइट्स होती हैं, और हम सोचते थे ये कब ख़त्म होगी बिल्डिंग। सो अब ये खुशखबरी मिली है, सो पीपल कैन एक्चुअली, अब हम अपार्टमेंट्स देख सकते हैं। बिल्कुल, तो अपार्टमेंट्स की सेल भी कर सकते हैं, शुरू हो गई हैं। लॉन्चिंग प्री लॉन्च हम कर चुके हैं, लॉन्चिंग में हम जा रहे हैं, और ये इंशाल्लाह ताला विद इन 15 to 20 डे में लॉन्चिंग कर देंगे। अमेजिंग। क्या फ़र्क है इन अपार्टमेंट्स के बारे में देखने के बाद? आप से ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, बल्कि मैं ये चैलेंज दुबई को भी करूँगा कि अगर दुबई के अपार्टमेंट जो हैं वो हमारे उससे बेहतर होंगे, और बेहतर नहीं तो उसके बराबरी पे तो सर्विसेज और अमेनिटीज़ के लिहाज से। फ़ेज़ 8 इस वक्त एक थ्राइविंग फ्लरिशिंग जगह है। मैं जब शिफ्ट हुई थी तो लोग कहते थे इतनी दूर और इतना अंधेरा, और अब इट्स बूमिंग, सो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम। मेरा अपना ख्याल है। ये तो बिल्कुल अच्छा। सो इज़ इट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी? बिल्कुल, प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट मैं समझता हूँ कि उससे बेहतर है कि आप इंडस्ट्री में जाएं। एक प्रॉपर्टी आप ज़रूर खरीदें अपने लिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट आप हाउसिंग में करें। हाउसिंग का बिजनेस जो है वो अच्छा है, लेकिन अगर आप प्लॉट खरीद के आप रखना चाहें तो शायद मैं नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि पैसे लोगों ने बनाए हैं, लेकिन एडवाइस नहीं है। हमें हमारे वालिद साहब ने जो लेसन दिया है वो यही है कि आप प्रॉपर्टी से बेहतर है कि आप कन्वर्ट करें अपार्टमेंट में, या और उससे पैसे कमाएं तो वो अच्छी बात है, लेकिन प्रॉपर्टी से प्राइस स्पेकुलेट होती है और आम आदमी की ताकत इफेक्ट हो जाती है। ग्रेट। अच्छा जी, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हमारे होते हैं, लेकिन वैसे भी आप जिस तरह जवाब दे रहे हैं वो बहुत एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ टाइम में। कुछ गेस्ट्स होते हैं जो बहुत लंबी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरीज में चले जाते हैं, तो कुछ हमारे ऐसे सवाल हैं जिनकी आधे तो जवाब मुझे मिल चुके हैं अपनी कॉन्वर्सेशन में। आपकी फेवरेट मार्केट गोल्ड, क्रिप्टो या फॉरेक्स ट्रेडिंग? वो मुझे पता चल चुका है कि आपकी फेवरेट मार्केट है हाउसिंग। मेरी फेवरेट मार्केट इक्विटी मार्केट। इक्विटी के बाद मैं हाउसिंग को सपोर्ट करूँगा सेकंड। अच्छा, इक्विटी में मैं आपको एक बात कह दूं कि पाकिस्तान की इक्विटी मार्केट आजकल हमें लोग कहते हैं कि ये बहुत बढ़ गई है। इस मार्केट में इतनी गुंजाइश है, पाकिस्तान के अंदर इतनी गुंजाइश है कि ये यहाँ से भी 10 गुना बढ़ सकती है। हाउ डज वन एंटर द इक्विटी मार्केट? आप आए देखें, इक्विटी मार्केट में सबसे आसानी क्या है कि आपको हर लिस्टेड कंपनी की बैलेंस शीट मिलती है। उस बैलेंस शीट में आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे।
कि ये कंपनी करती क्या है, ये साल का पैसा कितना बनाती है, इसकी एम्प्लॉय की कॉस्ट कितनी है, ये टैक्स कितना पे करती है, फ्यूचर इस प्रोडक्ट का क्या है, ग्रोथ आ रही है नहीं आ रही, हर चीज़ उसके अंदर मिल जाएगी। लेकिन गाइडेंस आपने अपने स्टॉक ब्रोकर और जाहिर बात है कि जो ब्रोकर आपका होगा वो आपको रिसर्च रिपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, वो रिसर्च रिपोर्ट पढ़ के भी आप काम कर सकती हैं। लेकिन आम लोगों के पास इतना टाइम होता नहीं है कि वो रिसर्च करें। बुलेट पॉइंट होते हैं, वो आपको दे देंगे, आप उसको देख लें। देखें, आप घर जाएं आराम से, दिन में एक बैलेंस शीट देख लें, आधा घंटा लगेगा आपको। मैं आपके कुछ चाइल्डहुड में वापस जाना चाहती हूँ अभी, कि आपकी अर्ली डेज, आप कराची में ही आप पले बड़े हैं, आपकी स्कूलिंग भी हुई, आपके घर की एनवायरनमेंट ऑफ कोर्स एक बिजनेस फैमिली है, तो हार्ड वर्किंग एक आपने एनवायरनमेंट देखी अपने घर में कि आपके वालिद साहब भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो क्या ऐसी वैल्यूज़ या क्वालिटीज़ इंस्टिल की आपके वालिदैन ने आपके अंदर, जिससे आपकी ज़िंदगी में आपको फ़ायदा हुआ आगे जाके? देखिए, मेरे वालिद साहब ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। मैंने कहा ना कि मैं, बाकी अगर कोई दूसरा होता, पढ़ाई की तरफ फोकस ना होता तो डंडे पड़ते, तो हमें ये डंडे नहीं पड़े, डांट पड़ी बस। लेकिन उन्होंने कहा वो अच्छा, डांट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती। ठीक है। और जब उन्होंने देखा कि शौक जो है वो हट नहीं रहे उससे, तो फिर सपोर्ट किया उन्होंने कि ठीक है, आप काम करें, जहन में एक चीज़ रखें, स्पेकुलेशन मत करना, जो भी करना है इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट का कोई बदल नहीं है, और वो इंसान कभी लॉस नहीं कर सकता जो इन्वेस्टमेंट करता है। स्पेकुलेटर कभी पैसे नहीं कमा सकता, वो हमने जहन में रखा। और जो आपके सामने लोग जो स्पेकुलेशन करते हैं, उनकी लॉसेस आपने देखे? बहुत हैवी लॉसेस हमने देखे हैं। फॉर एग्जांपल कोई नाम आप लेना चाहेंगे ऐसे इंडस्ट्रीज, बिजनेसेस का? बहुत बड़े बड़े लोग हैं। एक हमारे बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनकी मेरे ख्याल से जहाज भी थे उनके अपने, शिप वगैरह, मियाँ साहब के नाम से पुकारे जाते, स्टॉक एक्सचेंज में सारे लोग ही उनको जानते, लेकिन उन्होंने, वो बहुत बड़ा आदमी था और बहुत बुरी तरह उन्होंने लॉसेस की, ह्यूज लॉसेस, और उनको मार्केट को छोड़ना पड़ा। मौला बख्श के नाम से उनकी फैमिली से थे, तो और भी बहुत सारे हैं, अपने बम्बिनो सिनेमा वाले, क्या नाम है, उन्होंने हेवी लॉसेस किए। वो स्पेकुलेशन बहुत करते थे। उनके पुराने ओनर की बात हो रही। इसके बाद ताज होटल के मालिक थे फिरोजुद्दीन बाजवा साहब, वो स्पेकुलेशन बहुत करते थे, उन्होंने भी बहुत हेवी लॉसेस किए। तो डिसीजन मेकिंग में हमारा ख्याल है कि अगर वो उस तरफ ना जाते और वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते, तो आज वो रुपए, जब उस ज़माने में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी लाख रुपए की, तो आज वो लाख रुपए के 10 करोड़ रुपए हो गए होते। तो ये फ़र्क है इन्वेस्टमेंट और उसमें। तो यानी जो लोग बहुत बड़े बड़े रिस्क लेते हैं, उससे हम कंफ्यूज इस बात को मैं समझता हूँ रिस्क टेकिंग, कोई, मैं ये नहीं कहता कि आप ना ले, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप उसको बिजनेस ना बनाएं, रिस्क टेकिंग को। वो एक, उसका आपका एक डिफरेंट मेथड होना उसकी वजह ये, देखें, स्पेकुलेशन कहते किसको, पहले तो हम ये डिफाइन कर दें ना। एक आइटम है जिसकी वैल्यू होनी चाहिए 10 रुपए, आपने उसको 10 रुपए से 11 कर दिया, चले ठीक है, लेकिन अगर आपने 10 रुपए से उसको 100 रुपए कर दिए, तो एंड ऑफ द डे आपको पे करना होगा। अगर उस कंपनी में ग्रोथ होगी तो 10 के 15 हो जाएंगे, 15 के 20 हो जाएंगे, लेकिन 100 रुपए होने के चांसेस कम है। तो हम कहते हैं कि वैल्यू जो भी हो उसकी हद तक आप इन्वेस्ट करें, उससे हट के ना करें। एक्सीलेंट। अब मुझे एक्चुअली आज समझ आई है कि स्पेकुलेशन एक्चुअली क्या होती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे एंड वील कंटिन्यू आवर कॉन्वर्सेशन। Welcome back from the break. You're watching Speak Easy. मैं हूँ आयशा उमर. We are in conversation with अकील करीम डेडी साहब. आपको टाइम मिलता है डेडी साहब टू वॉच पाकिस्तानी ड्रामाज और एनी शोज, टीवी, फिल्म्स, कुछ भी? कम। सबसे आपने लास्ट क्या देखा होगा, कुछ जो आपको याद है न्यूज़ के अलावा? पाकिस्तानी को छोड़ के अर्तुगरुल गाजी बनी। टर्किश। अच्छा,
नहीं, मैं इसलिए ये पूछ रही थी बिकॉज मुझे आपकी राय जाननी थी कि जिस तरह हमारे ड्रामाज में, आई डोंट नो आपने लास्ट कब देखा हो, डिपिक्ट किया जाता है बिजनेसमैन को या टाइकून्स को, क्या वो सही डिपिक्शन होती है? अगर आपने पहले देखे हो कोई ड्रामे, या एक ओवर ड्रामेटाइज कर देते हैं? देखिए, ड्रामे में अगर आप नेचुरल चीज़ें दिखाएंगे तो देखेगा कौन? वेरी स्मार्ट। तो थोड़ा ड्रामेटिक करना होता है। लेकिन क्या वो जो एक नेगेटिव इमेज मोस्टली बिजनेस टाइकून्स का होता है कि एरोगेंस बहुत है और प्राइड बहुत है? मेरा नहीं ख्याल है कि हमें किसी के बारे में ये कहना चाहिए। अगर हमें कोई शिकायत है तो हम उस जगह पे आए, बैठे और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। मुझे इतना याद है कि हम टीवी जब लॉन्च हो रहा था तो हम लोगों ने उस पर फाइनेंसिंग की हुई थी सुल्ताना बीबी के साथ। हम 5-6 लोग थे जो इसके इन्वेस्टर थे। मैं था, आरिफ हबीब था, अपना हाजी गनी हाजी उस्मान थे और सुल्ताना बीबी, और भी एक आधा था लेकिन उनका नाम जहन में नहीं आ रहा। तो हमें इतना कॉन्फिडेंस था क्योंकि हम सुल्ताना बीबी को जानते थे कि उनका एक्सपीरियंस तो है। उस ज़माने में अत्थर साहब भी थे, अत्थर वक्कार अजीम साहब, उनको हम जानते थे। स्पोर्ट्स के प्रोड्यूसर होते थे पीटीवी में, तो उस ज़माने से जानते थे क्योंकि हम मिनी गोल्फ वगैरह पे इकट्ठे होते थे, सब खेलते होते थे। तो ये तो आइडिया था कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो किसी भी फील्ड में जाएंगे वो कामयाब होंगे। तो ये कॉन्फिडेंस था जो हमने पैसे भी लगाए। तो आइडियाज़ हैं, लेकिन मसला ये कि उसके लिए टाइम चाहिए। तो वो टाइम निकालना जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल है। बिल्कुल टाइम चाहिए और फिर आपको अपनी प्रॉपर उसकी एक सर्वे करना होगा। सो किसी और टीवी चैनल में आप लोग इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि वो मेरा ख्याल है अपॉर्चुनिटी है और पाकिस्तान का इंटरेस्ट है तो आंख बंद करके करेंगे। इज इट अ गुड टाइम राइट नाउ? जिस तरह मैं कह रहा हूँ ना कि अभी आपकी जो इंडस्ट्री है ना इसमें बहुत आगे जाना है और लोग अब न्यूज़ से थक गए लोग। लेकिन हमारी फिल्म इंडस्ट्री का क्या? फिल्म इंडस्ट्री हमारी ग्रो नहीं कर पा रही। उसकी वजूहत सबको पता है। नहीं, सिनेमास तो ख़त्म हो गए, लेकिन सिनेमास को हम कसूरवार नहीं कह सकते। जब फिल्में ही साल में कुछ नहीं बनेगी तो सिनेमा चलाएगा कौन? पर वो एक साइकिल है ना कि वो कहते हैं जब बनाए क्यों, जब रिटर्न्स नहीं आ रहे, जब स्क्रीन्स नहीं है तो हम क्यों बनाएं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आज तो स्क्रीन नहीं है लेकिन आज से पहले तो थी, लेकिन आपकी मूवीज तो नहीं आती, कभी नहीं आई। तो आपका सप्लाई बंद हो जाएगी तो सिनेमा क्या करेगा? आज अगर सप्लाई शुरू हो जाएगी सिनेमा खुद ब खुद बन जाएंगे। देखिए, वैल्यू, लोग वैल्यू पे जाते हैं। अगर किसी को ये पता है कि सिनेमा स्टार्ट करने से आपके सिनीप्लेक्स कितने खुल गए, लेकिन क्या हुआ, अचानक आपकी मूवीज आना बंद हो गई, वो सारे बंद होने शुरू हो गए, और बंद नहीं भी हुए तो उनके लॉसेस आने शुरू हो गए और उसमें कन्वर्जन आनी शुरू हुई। तो मतलब ये है कि हमारी इंडस्ट्री में बेहतरी आनी चाहिए। तो शायद अभी तक फिल्म इंडस्ट्री में तो बेहतरी नहीं आई है, लेकिन आपकी ड्रामा इंडस्ट्री बहुत ऊपर चली, बहुत ऊपर। तो आपने कभी सोचा कि आप अपना टीवी चैनल लॉन्च करें? मैंने किसी जमाने में सनबिज के नाम से एक बिजनेस चैनल स्टार्ट किया था, सनबिज, लेकिन वो चला नहीं पाया था। बहुत शॉर्ट टाइम, 4-5 साल या 6-7 साल चला होगा। लेकिन एंटरटेनमेंट की स्कोप अब मेरा ख्याल है एंटरटेनमेंट में स्कोप बहुत है और मैं समझता हूँ कि इस पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। और कोई एवेन्यू जो आप समझते हैं कि अब मैं इसको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ? देखिए, हमारा जहन में इस वक्त पाकिस्तान में माइनिंग एक अच्छा बिजनेस है, हमारे लोग उसकी तरफ फोकस नहीं है, लेकिन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है माइनिंग का। इस वक्त गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत कर रही है, लेकिन हम अपनी गवर्नमेंट से ज़्यादा फौज की तरफ कहें तो उनकी सपोर्ट ज़्यादा है, क्योंकि जाहिर बात है कि डिस्टर्बेंस भी है इलाकों में। लेकिन गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि सपोर्ट करें, माइनिंग स्टार्ट हो। और फूड बिजनेस तो सबसे ज़्यादा एक बूमिंग बिजनेस है। देखें, मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है फूड में। हम लोग चाहें तो हलाल फूड अगर हम पैकिंग पे बेचें तो बहुत बड़ी हमारी एक्सपोर्ट हो सकती है। अच्छा, फूड की जब बात करते हैं तो आपका पसंदीदा खाना कराची में क्या है? निहारी, बिरयानी, क्या चीज़ पसंद करते हैं? मैं लोकल फूड खा सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं खा सकता। अच्छा, जब आप ट्रैवल करते हैं तो फिर आप बाहर लोकल फूड डिफिकल्टीज होती है,
चॉइस में, लेकिन फिर ये बर्गर से जान छुड़ा ले, वो काम चला लेता हूँ। तो निहारी ज़्यादा आपको पसंद है या बिरयानी? मेरा ख्याल है बिरयानी ज़्यादा खाता हूँ। बिरयानी, अच्छा। कभी आपने सोचा कि अपना मैं बिरयानी का बिजनेस शुरू करें? मैंने तो नहीं सोचा। मेरे साथ एक दोस्त मेरा काम करता था, वो हमारे TMT वेंचर फंड को भी चलाता था। तो उसने मुझे एक दफ़ा आइडिया दिया था कि मैं चाहता हूँ कि हम ये बिरयानी की शॉप शुरू करें। तो उसका एक्सपीरियंस, वो लाहौर चला गया था लेके, लेकिन वहाँ चला नहीं पाया था। लेकिन बाद में सुना है ये बिजनेस वहाँ काफ़ी ग्रो कर गया। अच्छा डैडी साहब, बहुत चैरिटी वर्क करते हैं आप, वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम हो रहा है, तो आपका फोकस किस चीज़ पे होता है जब आपको क्या लगता है कि किस जगह पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, पाकिस्तान, आपको पता है कि पाकिस्तान में चैरिटी बहुत होती है, और कराची में स्पेशली खोल के लोग करते हैं। मैं इस वक्त जो इम्प्रेस हूँ 2-3 लोगों से जिन्होंने पाकिस्तान को चेंज किया है। एक बैतुलसलाम और एक सैलानी। उन्होंने इतने ज़बरदस्त काम किए हैं कि आप और हम सोच भी नहीं सकते। मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ये बहुत आगे चले गए। तो अल्लाह ताला का करम है, पाकिस्तान में चैरिटी बहुत हो रही है, और मैं ये समझता हूँ कि इस चैरिटी को सपोर्ट करने के लिए हमें आम आदमी के लिए और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात जो पाकिस्तानियों को चेंज कर सकती है, एजुकेशन। इस पे अगर हम फोकस करें, बिल्कुल, तो ये हम अपनी पूरी कौम को चेंज कर सकते हैं, हम पूरे पाकिस्तान को चेंज कर सकते हैं यहाँ से। सेकंड, हम एजुकेशन के बाद हेल्थ केयर, ये हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। अल्लाह का शुक्र है कि सिंध गवर्नमेंट हेल्थ में बहुत आगे है। लेकिन आप इंडस हॉस्पिटल के बोर्ड पे हैं, शौकत खानम के बोर्ड पे हैं। मतलब शौकत खानम वगैरह को भी देख रहा हूँ। इंडस के साथ हमारा सपोर्ट ज़रूर है, लेकिन मैं समझता हूँ जो काम इंडस ने जो कर दिया है, अनबिलीवेबल। इसके साथ साथ सिविल हॉस्पिटल में अभी डॉक्टर साद नियाज ने जो काम किया है वो भी देखने वाला है, और आप लोग एक विजिट ज़रूर करें कि सिविल हॉस्पिटल में उन्होंने जो काम किया है ना, अनबिलीवेबल। इसी तरह जिना में भी प्राइवेट लोगों ने जो काम किया, अनबिलीवेबल। सिंध गवर्नमेंट ने गब्बत में जो हॉस्पिटल खोला है, आप जाके देखें, आप भूल जाएंगे पूरे पाकिस्तान, इंडिया, बल्कि इवन आप बाकी और मुल्कों से भी कंपेयर कर सकते। फ्री हॉस्पिटल है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि अल्लाह का शुक्र है, सिंध गवर्नमेंट का हेल्थ में जो नाम है ना, वो शायद बाकी 3 गवर्नमेंट नहीं उसके करीब नहीं आ सकती। तो आप किन कोई चैरिटीज को सपोर्ट कर रहे हैं एजुकेशन बेस्ड? एजुकेशन में हम लोग खुद भी, हमारी बिरादरी का भी हम काम कर रहे हैं, और उसमें भी तकरीबन हमारे पास 12,000 स्टूडेंट हैं। अच्छा, और अभी हमने एक जगह बिरादरी के साथ मिलके ली है, वो उसमें सिर्फ बिरादरी के लोग नहीं होते, बिरादरी के मैक्सिमम 2% या 2.5% होंगे, बाकी सारे। सबसे कराची का अगर आप बेस्ट स्कूल में आपको इस वक्त बताना चाहो ना, आपको यकीन नहीं आएगा। बताइए। उस स्कूल को, और उसका नाम है कुतियाना, उस स्कूल का नाम है। अब आप जाके उसके रिजल्ट आप देख लें, और वहाँ पढ़ने वाले लोग मूसा लेन, ये लियारी, आपका नयाबाद, आपका ली मार्केट, ये सारे यहाँ के, खारादर, मीठादर, यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं। 50 साल का आप उसके रिजल्ट उठा लो, आपके पूरे कराची के जितने स्कूल है उससे ही बेहतर। 9th 10th 9वीं और 10वीं के रिजल्ट देख लें, सारे स्कूलों से ये नंबर 1 होगा। बस अब हमने स्कूल जाना है इंशाल्लाह इन द कमिंग एपिसोड्स, और हमने आपका बहुत वक्त ले लिया है डैडी साहब। थैंक यू सो मच, आपने इतनी डिटेल में और सिंपली चीज़ें मुझे एक्सप्लेन की हैं कि कोई भी देख रहा हो शो, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आई होप आप लोगों की नॉलेज में बहुत इजाफा होगा और बहुत टिप्स और गाइडेंस मिली होगी। थैंक यू सो मच। और बस अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब रखे, इसी तरह आप पाकिस्तान को और ऊंचाइयों पे लेके जाएं, बिकॉज़ जितना ज़्यादा हमारा मुल्क प्रॉस्पर करेगा, मतलब उतना हम सब के लिए वो बेहतरी है। तो थैंक यू सो मच, एंड हम मिलेंगे अगली एपिसोड में। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ख़वातीन और हज़रात, खुदा हाफ़िज़।